नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अमित शाह का आज हरिद्वार में बेहद भव्य कार्यक्रम होना है। धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल का ये जश्न है। हरिद्वार में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और सहकारिता पर विदेश में सहकारिता पर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कई नई विकास योजनाओं का शिलान्यास होगा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनता को संबोधित। प्रशासन ने हरिद्वार में सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की है। अमित शाह आज धर्म नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर एक बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। बीजेपी का दावा है कि इस ऐतिहासिक सभा में लाखों लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 2 विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिनमें केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों और सहकारिता विभाग की जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में अमित शाह कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। करीब 4.25 घंटे के इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहीं गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। गृह मंत्री अमित शाह का देवभूमि उत्तराखंड आगमन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी करेंगे बेहद भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से रायवाला के लिए रवाना होगा शाह का काफिला। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में कार्यक्रम है। जॉलीग्रांट से रायवाला तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री काफिला रायवाला के लिए रवाना होगा। ये दौरा हरिद्वार में बीजेपी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अमित शाह के आगमन को देखते हुए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रायवाला तक सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तैनाती हर चौक चौराहे पर की गई है। आपको बता दें, इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में पहुंचेंगे अमित शाह। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह? क्या कुछ उनका कार्यक्रम? श्रुति, देखिए, आज का जो गृह मंत्री का ये दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 12 बजे अमित शाह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो है मंत्री और विधायकगण भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके साथ ही रायवाला के लिए यहाँ से रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह और जिस तरीके से हरिद्वार में पहुंचेंगे, जहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही तमाम और अन्य कार्यक्रम भी है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि उत्तराखंड के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 23 मार्च को। उसको लेकर ये कार्यक्रम भव्य रूप में किया जा रहा है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि इसमें लाखों लोग आज यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि पहले से कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। तमाम जो विधायक है, मंत्रीगण है, वो अपने क्षेत्र से यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और ये उम्मीद की जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसका इंतजाम भी उसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। और आज अमित शाह के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, चाहे वो 4 साल बेमिसाल या फिर जो 2027 का जो चुनाव है उसके आगाज के लिए भी जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हरिद्वार ही इसको चुना गया। इस पे अगर बात करें तो हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में
जो है एक अच्छी पकड़ बनाई है। हरिद्वार जिला कहीं ना कहीं कमजोर पिछले चुनाव में रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में करने के लिए भाजपा ने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि 11 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 विधानसभा सीटें भाजपा के पक्ष में यहाँ पर है। अब ये जो है कोशिश में भाजपा सरकार है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जो है सीटें बरामद बिल्कुल, की देखना जाए। बेहद दिलचस्प होगा मदन कि जब अमित शाह आते हैं तो 27 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है, क्या कुछ प्लानिंग तैयार की जाती है। लेकिन आज का कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल का जो कार्यकाल है वो संपन्न होगा, जिसको देखते हुए अमित शाह पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है और कौन कौन से वो कार्यक्रम है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 प्रदर्शनी लगाई जाएगी, 2 एग्जीबिशन है। 2 एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है, इसकी खासियत क्या है मदन? श्रुति देखिए, ये 2 एग्जीबिशन वहां पर लगाई गई है। पहली जो एग्जीबिशन है वो जो राष्ट्रीय तीन कानून लागू है उसको लेके एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, जिसका उद्घाटन अमित शाह करेंगे। उसके साथ ही सहकारिता विभाग की एक एग्जीबिशन है जिसका उद्घाटन अमित शाह करेंगे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं सहकारिता विभाग के। तो ये 2 प्रदर्शनियां वहां पर होंगी। उसके साथ ही जो है तमाम बैठकों का दौर भी चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज यह लगभग 427 हजार करोड़ की यहाँ पर जो है कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास अमित शाह करेंगे, जो कि एक बड़ी सौगात कही जा सकती है पूरे प्रदेश के लिए और खासतौर पर हरिद्वार जिले के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरा फोकस हरिद्वार जिले पर इस बार रहेगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात यहाँ पर इसके अलावा भी कोई बड़ी सौगात अमित शाह वहाँ पर दे सकते हैं, जिसका कि हरिद्वार की जनता उम्मीद भी कर रही है। और निश्चित तौर पर जब तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो तमाम बातें तमाम चीजें सामने आएगी। उसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि एससीए के तहत आज 5 परिवारों को भारत की नागरिकता भी जो है अमित शाह देंगे सांकेतिक तौर पर 5 लोगों को। हालांकि 153 लोगों को नागरिकता देनी है सांकेतिक तौर पर, आज 5 लोगों को नागरिकता भी सौंपी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। तो निश्चित तौर पर तमाम बड़े कार्यक्रम आज श्रुति अमित शाह जी के हैं और निश्चित तौर पर जनता जिस तरीके से इंतजार कर बिल्कुल, रही आज कई कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे अमित शाह। 4 साल बेमिसाल, एक बेहद अहम कार्यक्रम। धामी सरकार के कार्यकाल को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप बने रहिए मदन, आके भी आपका रुख करेंगे तो नए कानून और सहकारिता पर एक बेहद खूबसूरत एग्जीबिशन लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठाते हुए तमाम कार्यकर्ता और आम जनता नजर आएगी। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। कल से खुलेंगे 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन और पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। 4 धाम यात्रा के लिए 1.24 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल से शुरू होगा 4 धाम यात्रा। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई गई है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा। कल से शुरू हुए 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ने पहले ही दिन अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। महज 24 घंटे के अंदर 1,24,000 से ज्यादा भक्तों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेज बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर देखा जा रहा। आपको बता दें कि इस साल की 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से विधिवत शुरू हो जाएगी। बाबा केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल से खुलेंगे। वहीं अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार यात्रा में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए क्राउड को कंट्रोल किया जाएगा। सुविधाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, देखिए कल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या कुछ जानकारी?
निश्चित तौर पर श्रुति देखिए, जिस तरीके का क्रेज अब उत्तराखंड के लिए अब बना हुआ है, वो चाहे पर्यटन की दृष्टि से कहे या फिर आस्था की दृष्टि से कहे, तो उसका सीधे तौर पर ये प्रमाण है कि पहले दिन कल 7 बजे से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है और 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से 1,24,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो निश्चित तौर पर ये जो है चार धामों की जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं उसकी प्रमाणिकता यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जाती है। और खास तौर पर केदारनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी जो है सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ की किए गए हैं। और सीधे तौर पर श्रुति, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की है और विगत वर्षों में हमने देखा कि तमाम तरीके की आपदाएं उत्तराखंड में देखने को मिली, बावजूद इसके जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चलती रही और जो भी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहां पर धरातल पर देखने को मिली, जिसका कारण यही रहा कि कोई जनहानि इस तरीके की नहीं हुई और सभी लोगों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और उसके साथ ही जब भी कभी दिक्कतें वहां पर आई तो पूरी तरीके से मोर्चा जो राज्य सरकार ने संभाला था उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दिए। उसका ये परिणाम कहा जा सकता है कि इस बार जो है मात्र 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से एक उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के अंदर, पर्यटकों के अंदर, वो ये प्रमाण है कि 1.25 लाख के आसपास जो है पहले दिन ये रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और लेकिन पहला दिन मदन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल ये है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट पुलिस प्रशासन के सामने एक बेहद ऐसी चुनौती है जिसके लिए प्रशासन को तमाम तैयारियां पहले से ही करनी होगी। किसी भी तरीके की गलती आप उसकी गुंजाइश नहीं रख सकते। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से प्लानिंग है चारधाम यात्रा को बेहद सुविधाजनक बनाया जा सके? नामी सरकार इसके लिए लगातार निर्देश कर रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से धरातल पर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? श्रुति देखिए, जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले ही सारे इंतजाम कर लिए जाते हैं। और उत्तराखंड में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो हमने देखा है कि जैसे ही चारधाम यात्रा का जो ग्रीष्मकालीन ये सत्र समाप्त होता है उसके बाद से ही फिर अगले साल की तैयारी के लिए सरकार जुट जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। जैसे पिछले वर्ष की बात करें तो 56 लाख लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए चारों धामों के। तो निश्चित तौर पर इस बार और अधिक उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर दी गई है। और चूंकि पिछली बार से ये भी शुरू हुआ कि शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है, तो भी कहीं ना कहीं कार्य चलता ही रहता है और जो व्यवस्था है वो त्वरित रूप से उसको दुरुस्त किया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं। उसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग हर समय अपनी निगरानी में सभी कार्य करवा रहे हैं। जहाँ पर भी जो लैंडस्लाइड जोन है या जहाँ पर सड़कें धंसने की जो बार चीजें सामने आती है वहां पर पहले से सारी प्रशासन की तरफ से बिल्कुल मदन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। चारधाम यात्रा सुविधाजनक हो तमाम श्रद्धालुओं के लिए, इसके लिए धामी सरकार लगातार कार्यरत है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत के अनुज पंत ने यूपीएससी में परचम लहराया है। झुलापे गांव के लाल ने हासिल की है 69वीं रैंक। मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर हार्दिक बधाई दी है। अनुज की सफलता से समूचे उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ गया है। युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं बाराकोट के अनुज पंत। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लिए आज का गौरव का दिन है और ये बेहद ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि बाराकोट विकासखंड के झुलापे गांव निवासी अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर में 69वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। इस सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुज पंत से फोन पर बातचीत की है, उनके परिवार को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुज का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल चंपावत बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। आज पूरे गांव में जश्न का माहौल है। अनुज के उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। नमस्ते। हाँ सर
प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और है आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ, देवभूमि खटीमा में। तो सबसे मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा आप। चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है, चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मसूरी में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष संवाद है। लेखिका शालिनी मोदी ने युवाओं को बताया है सूर्य का महत्व, ज्योतिष और आधुनिक जीवन के संबंधों पर चर्चा की है। एआई के दौर में भी अनुभव और परंपरा का महत्व। पर्वतीय इलाकों में जो व्यंजन बनते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उस महत्व को भी शालिनी बताती हुई नजर आई। एक बेहद खास संवाद आयोजित किया गया था। प्रसिद्ध लेखिका एस्ट्रोलॉजर शालिनी मोदी ने अपनी पुस्तक द इंटरनल सन के माध्यम से युवाओं को सूर्य की ऊर्जा और अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन करियर और रिश्तों के सवालों में उलझी है, जहां पौराणिक ज्ञान जीवन में संतुलन ला सकता है। कार्यक्रम में तकनीक और एआई के दौर में ज्योतिषीय अनुभव की प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। इस दौरान उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए झंगोरे की खीर और कुल्हड़ दाल जैसे पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। फाउंडेशन के अध्यक्ष ईशा गुप्ता ने बताया है कि इस मंच का उद्देश्य साहित्य और कला के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ प्रभा के तान फाउंडेशन के ग्रुप में बात करने आई हूँ। मैंने और भी सिटीज़ में किया है एंड ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी गुड हियर। यहाँ पर आई थिंक हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ऑफ कोर्स माइथोलॉजी को तो हम भूल नहीं सकते बिकॉज मैं किताबें सारी मेरी माइथोलॉजी पे ही है, इंडियन माइथोलॉजी पे। और अभी जो लेटेस्ट किताब मैं यहाँ लेके आई हूँ वो सूर्यदेव पे है, द इटर्नल सन, द लेगेसी ऑफ सूर्यदेव। और ये साल हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सूर्य का साल है, तो उसलिए भी सूर्य की बात करना ज़रूरी है। तो बेसिकली यही बातें होंगी कि क्या नई जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए पुराने स्क्रिप्चर्स को जानने के लिए, क्योंकि ये एक हमेशा स्ट्रगल रहता है, उनके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सब लोगों को बहुत इंट्रीग कर रही है आजकल। तो एक तो मैं चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में झंडा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। 8 मार्च से शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा मेला। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। एसपी सिटी ने मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है। देहरादून के प्रसिद्ध ऐतिहासिक झंडा मेले के आगाज से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर। कल से शुरू होने वाले इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद एसपी सिटी धरातल पर उतरे। उन्होंने मेला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए इस बार सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं रुड़की में ट्रक ड्राइवर की बेटी फैरूज फातिमा बनी है आईएएस। यूपीएससी में 708वीं रैंक हासिल कर लौटी है फैरूज फातिमा। 8 साल के संघर्ष और चौथे प्रयास में ये सफलता मिली।
सीमित संसाधनों के बावजूद फैरोज ने पेश की है मिसाल। घर पहुंचने पर फूल मालाओं से बेहद भव्य स्वागत किया गया है। फैरोज फातिमा ने अपनी मेहनत और अटूट हौसले से इतिहास रच दिया है। यूपीएससी परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर IAS बनी फैरोज जब अपने घर पहुंची तो पूरा क्षेत्र उनके स्वागत में लगा हुआ नजर आया। फैरोज की ये सफलता बेहद खास है क्योंकि उनके पिता इकबाल अहमद पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तमाम अभावों के बावजूद पिता के भरोसे और फैरोज की 8 साल की निरंतर तपस्या ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। 3 बार की असफलता के बाद भी हार न मानने वाले फैरोज ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता को दिया है। आज उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड कैडर के 3 IPS प्रति नियुक्ति पर गए हैं। ITBP, BSF और NCRB में नियुक्ति हुई है। 2005 बैच के मुख्तार मोहसिन NCRB में गए हैं। NCRB में डिप्टी डायरेक्टर पद पर नियुक्ति हो गई है। 2005 बैच की IPS नीरू गर्ग ITBP में DIG बनी है। साल 2006 में बैच के अरुण मोहन जोशी BSF में DIG बने हैं। गृह मंत्रालय के आदेश पर शासन ने रिलीव किया है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।